प्रोफेसर श्रीराम चौलिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर श्रीराम, जिस तरह से एम्बेसडर ताहिल बात कर रहे थे कि उन्होंने कांग्रेसमैन को भी बोला कि वो हम एकजुट हों, यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी आह्वान करते नजर आए कि अब एक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, एक दुश्मन की तरह नहीं, एक अमेरिकी की तरह हम एक दूसरे को देखना है और साथ में काम करना है। किस तरह से देखते हैं जो बाइडेन का ये संदेश, सबको एकजुटता का वो संदेश तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके प्रतिद्वंदी है, जो उनके विपक्ष है, उसको भी वो एक साथ आने की बात कर रहे हैं और जो मुश्किलें बराक ओबामा ने देखी थी अपने दूसरे कार्यकाल में, यहाँ उस गलती को ना दोहराते हुए एक नई शुरुआत की यहाँ बात कर रहे हैं वो। जी देखिए, विजेता राजनीति में विजेता को हमेशा बड़प्पन दिखाना चाहिए और विजेता को जो दूसरा पक्ष है उसे साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि एक जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात आई कि निर्णायक मोड़ है ये अमेरिका के इतिहास में। तो क्या बदलाव और एकत्रित होकर पूरा समाज आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, ये सवाल है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाइडेन ने बातें तो बड़ी अच्छी कही हैं और बाइडेन एक तरह से ओबामा के वारिस हैं। बराक ओबामा भी इसी तरह बात करते थे, बिल्कुल नो रेड स्टेट्स, नो ब्लू स्टेट्स, ओनली यूनाइटेड स्टेट्स। और होप, ये जो आशा, इसका जो काफी अभी चर्चा में आ गया है जब से ये नतीजे साफ हुए हैं, ये भी बराक ओबामा का ही स्लोगन था। और ओबामा के जो समय की जो समीकरण थे राजनीतिक, उसी के आधार पर जो बाइडेन चुने गए हैं। अल्पसंख्यक और सफेद जो व्हाइट मेजॉरिटी है, उनमें भी जो कॉलेज डिग्रियों के साथ चले हैं, जो साइंस की बात कर रहे थे कि नॉलेज के बेस पर करेंगे आगे, ये जो पूरा कोalition था, ये जो गठबंधन है समाज में, उसी के आधार पर बाइडेन जीते हैं। तो जाहिर सी बात है, और बाइडेन ओबामा की तरह उदारवादी राजनीति में विश्वास रखते हैं, तो उनके भाषण हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो उस ट्रेडिशन में उन्होंने बोला है। लेकिन एक बात जरूर है कि आप देखिए, ट्रंप को भी लगभग 71 मिलियन वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ध्वस्त हैं और पूरी तरह पस्त है। मुझे लगता है कि जिस तरह ट्रंप ने इनकार किया है कि मुझे बिल्कुल कबूल ही नहीं है कि मैं हारा हूं, और जिस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो अपने ही विचारधारा पर अड़े हुए हैं, तो ये बड़ा ही चुनौती का दौर है। जो बाइडेन 78 साल के हैं, वो कोशिश जरूर करेंगे कमला हैरिस के साथ कि एक नया युग जैसे आरंभ वगैरह जिसकी बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो संकट है, एक लंबा संकट चलता रहा अमेरिका में, जिसमें एक राष्ट्र नहीं लेकिन 2 राष्ट्रों में विभाजित है, ये क्या आसानी से जुड़ पाएगा? मुझे नहीं लगता है। तो काफी समय लगेगा। और देखिए, नीतियों में, अपॉइंटमेंट्स में आप देखिए, उन्होंने कह रहे हैं कि अमेरिका की जो जितने वर्ग हैं, खासतौर पे जाति के आधार पर जितने वर्ग हैं, उन सबको हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपने नए कैबिनेट में। तो अपनी नीतियों में भी वो कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जातिवाद है उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये ट्रंप के जो तरफदार हैं वो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं और उसके विरुद्ध हैं। तो राइट वर्सेस लेफ्ट, ये जो एक लोलक की तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। देखिए, एक चीज और भी है इसमें, ऐतिहासिक, कमला हैरिस तो है ही ऐतिहासिक, उनका वाइस प्रेसिडेंट बना, लेकिन देखिए सिर्फ पिछले 100 साल में सिर्फ 4 ही बार ऐसा हुआ है कि जो सत्तारूढ़ राष्ट्रपति वो हारे हैं चुनाव। तो हर्बर्ट हूवर थे 1932, जिमी कार्टर 1980, जॉर्ज H.W. बुश 1992, और अब लगभग 30 सालों के बाद ये सिलसिला टूटा है कि एक राष्ट्रपति सिर्फ 4 साल के बाद ही हारे हैं, और वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिए कैसे, जैसे चर्निंग हम कहते हैं, और अमेरिका स्थिर नहीं है अब। तो काफी चुनौतियां रहेंगी। उन्होंने, बाइडेन ने इसलिए खासतौर पे इस पर जिक्र भी किया कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है और हम अमेरिकन हैं। लेकिन कईयों का मानना है कि अब ये हीलिंग, ये जो कि घाव भरने वाला जो सिलसिला है, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। और मैं बहुत आशावादी नहीं हूं। हालांकि जो भी जीतते हैं इस तरह के भाषण देते हैं, तो देखना पड़ेगा आगे जाकर कि किस तरह ये सब जो दिक्कतें हैं इनको पार कर कर अमेरिका की जो बहुत सारे संकट अमेरिका जूझ रही है, उन सबको क्या वो हल कर पाएंगी या नहीं, ये सवालिया निशान जरूर रहेगा। ऑलराइट।
Professor Chaulia, Amrit here. Given the circumstances in which Joe Biden and Kamala Harris have been elected, here is a president who's sitting in the White House, who has not given his concession speech. He hasn't even made that congratulatory phone call to Joe Biden, or if he has, we don't know. It has not been made public. At this stage, where the threat of litigation still looms large, Joe Biden comes up and starts his speech by saying, America, you voted, we won the most votes, we have won convincingly. And then he starts conceding that, I have to be a uniter and a healer, but he had to stamp his authority once and say, we have won convincingly. What does it say about the American polity as of today? Well, Amrit, I think it's a bit of a hyperbole because look, it was not a blue wave or a sweep by the Democrats. And convincingly, I think is a bit of a stretch because if you look at the margins in the battleground states that were finally declared in favor of Biden, I mean, Pennsylvania is not even 1 percentage point. Arizona is not even 1 percentage point. Georgia is not even, it's less, it's like 0.4% margin, same you can see in a number of other states. Wisconsin, less than 1%. So I think I think he's talking to his to Democratic supporters and to give them a sense that this is a decisive win because on this basis I'm going to govern now. But the opposite side will say that this was not decisive, this is not convincing. They are continuing to raise questions about the fairness of the counting and of the mail-in ballots and to cast doubt. Because I think Donald Trump is a kind of politician. If he's forced out of office, he's not going to go away quietly into the sunset. He's now looking at 2024. And he's going to be wanting to get back the Republican nomination and fight one more time. And if that is the case, he's going to now use this mail-in ballot, fraud claim to keep on casting aspersions at the legitimacy of the Biden administration. So I think that division we're talking about, Amrit, is not going to be healed easily, not by words. And I think Biden will have to really be cautious and be at the center. If he goes more and more towards the left agenda, be it in domestic or even international politics, I dare say, he is going to alienate a lot of people. So I think it's very important that he realizes that there are 71 million people nearly who voted for Donald Trump. Right. And it's not just words. He will have to enact policies that are not upsetting this half of America. Because if he's really going to be a consensus builder and a unifier, the actions and the policies have to do a lot of talking, much more than speeches. Okay, so apart from the pandemic, the Biden-Harris duo has inherited a very, very difficult legacy, and it will be difficult for the Biden administration to go. I mean, he starts on a very difficult note. Professor Sriram Chaulia, Ambassador Tahil, I'm so sorry, we're completely out of time. I'll have to thank you both for joining us, making out time and joining us this morning. Thanks. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।